Well, friends, very, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J Malik. I am JP Malik before you. आज हमारा टॉपिक रहेगा पार्टीशन। जो पारिवारिक संपत्ति है उसका पार्टीशन कैसे किया जाए। देखिए, हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि पार्टीशन एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में एक हर व्यक्ति को कभी न कभी पार्टीशन की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि फैमिली बढ़ जाती है, चाचा ताऊ भाई बहन, और वो फिर अलग होते हैं। तो फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे बांटी जाए, ये हम आज डिस्कस करेंगे पार्टीशन डीड रिवाइज में। देखिए, पार्टीशन क्या है। पार्टीशन, पहले ये देखिए कि पार्टीशन होता क्या है। डिवीजन, पार्टीशन जो है डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी है। डिवीजन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एज पर देयर शेयर के हिसाब से फैमिली प्रॉपर्टी का पार्टीशन किया जाता है। तो पार्टीशन इज नॉट ए ट्रांसफर, ये कोई ट्रांसफर नहीं है, ये ट्रांसफर डॉक्यूमेंट नहीं है, बट द प्रॉपर्टी इज टू बी डिवाइडेड अमंग द कोनर्स। जो कोनर हैं उनका जो शेयर बनता है उसमें प्रॉपर्टी बांटी जाती है और उसी को हम पार्टीशन कहते हैं। तो देखिए, पार्टीशन में प्रॉपर्टी पहले देखेंगे प्रॉपर्टी कितनी टाइप की होती है। देखिए, प्रॉपर्टी इज ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ एक्वायर्ड और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब सेल्फ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। सेल्फ एक्वायर्ड में देखिए, जीवन में कोई व्यक्ति भी जैसे भी वो प्रॉपर्टी परचेज करता है या विल के थ्रू या गिफ्ट में मिली होती है, तो वो प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाती है। कोई जो भी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी जो विल के थ्रू, विल और गिफ्ट डीड परचेज की हो, या और शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जो शेयर भी है वो भी सेल्फ एक्वायर्ड में आती है। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का पार्टीशन का क्लेम नहीं होता है, ये इसका अपना हक है। ये चाहे उस प्रॉपर्टी को, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को, जैसे किसी फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो चाहे तो एक अपने बेटे को दे सकता है या चाहे इक्वल डिवाइड कर सकता है, ये उसकी मर्जी के ऊपर है। तो सेल्फ एक्वायर्ड पर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक हक जो होता है, वो सेल्फ एक्वायर्ड पर नहीं है। हालांकि किसी भी पिता को अपने बेटों में संपत्ति का बंटवारा इक्वली करना चाहिए, लेकिन उसको पावर है, चाहे तो वो एक बेटे को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एक बेटे को ट्रांसफर कर सकता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी विल के थ्रू, गिफ्ट डीड के थ्रू परचेज हो या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी मिली हो, तो भी वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो ये था दो टाइप की। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पैतृक संपत्ति होती है, 3 या 3 से ज्यादा पीढ़ियां जो होती हैं, उनके में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसको कहते हैं पैतृक संपत्ति, दादा लाई संपत्ति भी बोलते हैं। तो इसका पार्टीशन होता है, इसका पार्टीशन का क्लेम होता है, क्लेम ऑफ पार्टीशन हो जाता है, इसका क्लेम बनता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, क्योंकि जितने भी मेंबर एक परिवार में हैं उन सब का इसमें हक होता है और वो अपने राइट के लिए कोर्ट के थ्रू भी वो अपना क्लेम कर सकते हैं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ही पार्टीशन होता है, सेल्फ एक्वायर्ड का नहीं होता। लेकिन अगर वो कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होल्डर चाहे तो वो अपनी प्रॉपर्टी को
जैसे भी चाहे उसको फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये थी 2 टाइप की प्रॉपर्टी। अब ये देखिए टाइप्स में क्या क्या कंडीशन है। देखिए ज्वाइंट ओनरशिप, जब ज्वाइंट ओनरशिप होगी तभी उसका पार्टीशन होगा। मान लिया किसी पिता का एक ही बेटा है तो उसमें पार्टीशन का कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि विल डीड बनाई जाए जिसमें खर्चा भी नहीं लगता। और अगर 2 भी बेटे हैं, 3 हैं, जैसे भी इसमें जो है ना मॉर्गेज नहीं, विल बनाई जा सकती है, क्योंकि विल इज द बेस्ट ऑप्शन इन केस ऑफ ज्वाइंट ओनरशिप। लेकिन अगर परिवार में बहुत ज़्यादा हैं और उनका निपटारा करना है तो एक तो कंडीशन है ज्वाइंट ओनरशिप, एक को ओनर होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन है सेल्फ एक्वायर्ड इफ आफ्टर फादर्स डेथ। देखिए यहाँ सेल्फ एक्वायर्ड के बारे में बताया था जब कोई फादर जिंदा है उसके बारे में, और यहाँ पर है सेल्फ एक्वायर्ड आईपी आफ्टर फादर्स डेथ। अगर पिता की डेथ हो जाती है तो फिर हिस्सा बनता है, इक्वली हिस्सा बनता है उनके पुत्र पुत्रियों का और जो भी मेंबर हैं। लेकिन जिंदा जी फिर यही है, उसका हक है कि वो जिसको चाहे वो ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन आफ्टर फादर्स डेथ इसका पार्टीशन होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो भी मेंबर है परिवार में, जितने भी हैं, जब 3 या 3 से ज्यादा पीढ़ियां चली आ रही हैं तो उसमें सबका कानूनी हक है, उसी का पार्टीशन होता है। तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में बताया। और अभी ये देखिए डिविजिबल बाय शेयर ओनली। यहाँ क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपने शेयर को, जिसका शेयर डिवाइड हो सकता है, उसको वो ट्रांसफर कर सकता है, उसको वो सोल्ड कर सकता है, बेचा जा सकता है। लेकिन जो परचेजर है उसको उसका राइट उतना ही मिलेगा जितना उसका शेयर है। सपोज कोई जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, सपोज ये है, इसको ये कोई लैंड है, 3 भाइयों में है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये तीनों ने अपना बांटी हुई है। लेकिन इसका जो परमानेंट जो डिमार्केशन नहीं है कि रिकॉर्ड में है, इन्होंने अपने 3 हिस्सों में बांटा और उसमें अपनी खेती करनी शुरू की। तो कभी जैसे ये जो ए है, ये किसी डी को सेल करता है, ये सेल कर दी, और कल को कोई यहाँ पर रोड निकला तो इस लैंड की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू दिस लैंड। तो फिर ये अपना शेयर 1/3 शेयर सेल तो कर सकता है और परचेजर ले भी सकता है। लेकिन ये कल को ये दावा कर सकते हैं बी और सी, क्योंकि इनको लगेगा कि हमारी जो लैंड है उसकी वैल्यू कम है और इसकी ज्यादा है। तो इसका जो ए डी ने जो खरीदा है, तो ऐसे केस में जहां शेयर परचेज किया जाता है, डी को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कंबाइंड है और इसका शेयर परचेजर का कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये हो सकता है यहाँ की बजाय इधर चला जाए, क्योंकि ये शेयर बेचा तो जा सकता है लेकिन इस पर परमानेंट फिक्स नहीं है कि यही जमीन उसकी रहेगी, ये चेंज हो सकती है। इसलिए यहाँ पर परचेजर को ध्यान देना है और बैंकर को भी लोन देते समय ध्यान रखना होता है कि ये जो जमीन है, शेयर फिक्स है, शेयर तो मिलेगा, जैसे 1/3 शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि यही लैंड डी को रहेगी, हो सकता है इसको पीछे जाना पड़ जाए। तो ये था जो शेयर है, शेयर कैन बी सोल्ड बट देर आर सम प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द परचेजर। परचेजर को वहां ध्यान देना चाहिए कि डिविजिबल शेयर तो ले लिया लेकिन वो एक फिक्स शेयर नहीं है। तो ये था
डिविजिबल शेयर ओनली, तो ये इसका भी पार्टीशन हो जाता है। नॉन डिविजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, डिविजिबल और नॉन डिविजिबल। डिविजिबल प्रॉपर्टी जैसे बहुत सी बड़ी इजीली जो डिवाइडेड की जा सके, कैश बैंक डिपॉजिट है, स्टॉक एटसेट्रा है, दीज आर इजीली डिवाइडेड। नॉन डिविजिबल में कांट बी डिवाइडेड इजीली विदाउट नोइंग द वैल्यू, उसमें उसकी वैल्यू जाननी पड़ती है। जैसे फैमिली का होम है, कई बार ऐसा है कि वो डिविजिबल नहीं है, पीस ऑफ लैंड है, एनिमल है, वेल है, कोई पारिवारिक वेल है, और जैसे स्टेयर केसेज हैं, कोई कॉमन स्पेस है, और फर्नीचर है, टेम्पल है, तो ऐसे केसेस हैं नॉन डिविजिबल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, या तो इसमें म्यूचुअल कंसेंट से किया जा सकता है, अगर किसी तरह फिर भी डिस्प्यूट रहता है तो फिर कोर्ट के थ्रू फीस दे करके इसका डिवीजन किया जाता है। तो ये चीजें हैं जो इस तरह पार्टीशन होता है। तो मेथड ऑफ पार्टीशन का क्या है? एक तो ओरल सेटलमेंट है। ओरल सेटलमेंट मौखिक तौर पर आपने देखा होगा, गांव में जितनी भी परिवार अलग होते हैं, सेपरेट फैमिलियां बनती हैं, तो वो एक ओरल सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी बचानी होती है। इसमें नो स्टैंप ड्यूटी इसमें नहीं है, स्टैंप ड्यूटी। लेकिन ये एक पार्टीशन का अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में अगली जनरेशन में कोई डिस्प्यूट हो सकता है। तो ओरल सेटलमेंट जो करते हैं सिर्फ स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए, तो ये तरीका जो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब देखिए म्यूचुअल कंसेंट, अगर म्यूचुअल कंसेंट है सभी परिवार के मेंबर्स की, तो उनके क्या करेंगे? साइन ऑफ ऑल बारोवर्स, ऑल मेंबर्स, साइन ऑफ ऑल को मेंबर्स, जिसका हिस्सा है मेंबर्स के साइन कराएंगे, प्लस 2 विटनेस लेंगे, और डिटेल्ड मैप, एक मैप शोइंग डिफरेंट कलर्स ऑफ ईच शेयर, उनका अलग अलग कलर दिखाया जाएगा, कल को डिस्प्यूट ना बने, और उसको फिर सब रजिस्ट्रार के वहाँ सबमिट करेंगे, और उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएंगे। और म्यूटेशन क्या होता? देखिए, एग्रीकल्चर लैंड में अगर म्यूटेशन नहीं किया जाता तो आपकी कार्रवाई अधूरी है, आपका उस पर पूरा फुल राइट नहीं है। क्योंकि एग्रीकल्चर में देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करता है, रजिस्ट्री हो जाती है, उसके बाद म्यूटेशन एक रेवेन्यू रिकॉर्ड में अलग से एंट्री होती है, तो वो म्यूटेशन बहुत जरूरी है, तभी आप उसके परमानेंट हकदार बनते हैं प्रॉपर्टी के। और जैसे कोई कॉमन एरिया है, ये डिफाइंड सेपरेटली, मैप में इसको सेपरेट दिखाना जरूरी होता है। जैसे स्टेयर केस हैं, कोई और कॉमन एरिया है बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए, क्योंकि ओपन ही रखना पड़ता है, तो उसको मैप में सेपरेटली डिफाइंड करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। तो ये है म्यूचुअल कंसेंट, जो बहुत कम केसेज में देखी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर केसेज में म्यूचुअल कंसेंट नहीं बनती। तो अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है तो सूट फाइल फॉर पार्टीशन के लिए सूट करना पड़ता है, और उसमें कोर्ट को फीस भी देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी, म्यूटेशन भी, सारा कुछ देना पड़ता है। थोड़ा खर्चीली पद्धति है ये। तो ये थ्रू लीगल नोटिस टू ऑल को ओनर ऑफ नो कंसेंट, जिन अगर कंसेंट नहीं है तो नोटिस, लीगल नोटिस दिया जाता सबको, और कोई एक भी ओनर छूटना नहीं चाहिए। इन केस अगर कोई को ओनर को नोटिस नहीं दिया या उसको उसमें शामिल नहीं किया, तो पार्टीशन डीड कभी कैंसिल तो होती नहीं, लेकिन रीओपन हो जाएगी, ओपन करनी पड़ जाएगी और खर्चे बढ़ जाएंगे। तो इसमें कोर्ट फी देनी होती है। करंट मार्केट वैल्यू, प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू देख करके उसकी वैल्यू की जाती है, और फिर उसमें स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। और इसमें सजेशन ये दिया जाता है कि एडवोकेट की हेल्प तो लेनी पड़ेगी, बिना एडवोकेट के सूट फाइल हो नहीं सकता। सूट फाइल की फीस भी देनी है, और रजिस्ट्रेशन की फीस भी देनी है, और रजिस्ट्री की भी। क्योंकि देखिए, रजिस्ट्री
कराना से क्या फायदा है? रजिस्ट्री अगर आप कराते हैं तो उसके काफी एक फायदे हैं। नंबर एक तो जो फ्यूचर में डिस्प्यूट को अवॉइड किया जा सकता है, लीगल एविडेंस आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं इन केस ऑफ नीड, और आपका राइट का प्रोटेक्शन होता है, और जो डिस्प्यूट नहीं होता। दूसरे, इसमें बैंक भी इजीली लोन दे देता है, और इसमें कैपिटल गेन का खर्चा तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं है, ये तो सिर्फ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी है। तो ये थे इसके बेनिफिट। अगर रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको लोन मिल सकता है, फ्यूचर में डिस्प्यूट नहीं हो सकता, एविडेंस का काम देता, आपका प्रोटेक्शन ऑफ राइट का प्रोटेक्शन हो जाता है। और अब देखिए, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, 9 सितंबर 2005 को ये एक्ट आया था। ये एक्ट क्या कहता है? ये कहता है डॉटर्स हैव इक्वल राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर। पिता की जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनमें उनका इक्वल राइट है। किसका? ये सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में है, डॉटर्स का। दे कैन फाइल सूट फॉर देयर शेयर, अपने शेयर के लिए वो सूट फाइल कर सकती हैं। जैसे एक परिवार में पुत्र पुत्रियां हैं, तो जो डॉटर हैं उनका भी इक्वल राइट है जो उनके पुत्रों का है। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में आया था। लेकिन यहाँ ये है कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ही है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ही उनका हक बनेगा। तो ये था। अब देखिए, स्टैंप ड्यूटी की बात आती है, तो जैसे ये एक बिल्डिंग है, इसमें ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये कॉमन स्पेस है फॉर गैरेज के लिए। तो इस प्रॉपर्टी को अगर बांटना है तो कैसे बांटेंगे? तो इसमें देखिए, इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू सपोज 5 करोड़ है, मार्केट वैल्यू 5 करोड़ सपोज है, और ये 3 में बांटी जाती है। मार्केट वैल्यू रुपीज 5 करोड़, ये 5 करोड़ वैल्यू है। तो इसमें जैसे दिल्ली का केस लें, दिल्ली में 4% रजिस्ट्री चार्जेस हैं, तो 4% के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी रुपीज 4% 20 लाख ये आई। तो ये तीनों में बांटनी है। तो एक ए बी सी 3 भाई हैं, ए बी सी, तो इनमें बी और सी, तो ये 3 हिस्सों में इसको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। 20/3 लाख, ये लाख में है, तो ये इनको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, और इसके ऊपर फिर रजिस्ट्री चार्जेस भी होंगे। और अगर इनके जो फादर है वो अगर ये चाहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को अपना हिस्सा भी रखूं जब तक मैं जिंदा हूं, उसके बाद इसकी विल बना दूंगा, तो विल भी बनेगी, और वो अपना हिस्सा भी रखता है। सपोज उसने 40% फादर शेयर 40% रखा, तो दूसरा केस ये था फर्स्ट। दूसरे केस में फादर्स शेयर वो अपना 40% रखता है, और बाकी को डिवीजन करना है। तो 40% का मतलब है 5 × 40, तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ये अपना रखना चाहता है, पार्टीशन नहीं करता। तो रिमेनिंग जो 3 करोड़ है, रिमेनिंग 3 करोड़ को 3 हिस्सों में वो बांटेगा। तो ए बी सी ये 3 हिस्से हो गए। तो इसमें स्टैम्प ड्यूटी जो है 3 करोड़ × 4 12 लाख, तो ये 3 हिस्सों में
आ जाएगी। तो 4 लाख, और यहाँ भी 4 लाख, और यहाँ भी 4 लाख, ये इनकी स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी। और ये इस तरह हो जाता है। बाकी जो 40% प्रॉपर्टी में फादर का हिस्सा है, उसकी विल बन सकती है, विल बनाई जा सकती है, और उस विल को जब आफ्टर उनकी डेथ, फादर्स की डेथ, वो विल से उनका हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या है, सपोज ये 6 बेटे हैं, 6 बेटे हैं एक फादर के, तो या तो वो दो म्यूचुअल कंसेंट से इसमें रिजाइड कर सकते हैं, रह सकते हैं, या फिर अगर उनका डिस्प्यूट है तो फिर इसकी वैल्यू लगा करके, कोई और दूसरा अल्टरनेट नहीं है, उसको फिर सेल ही करना पड़ता है। तो जो प्रॉपर्टी डिवीजन नहीं हो सकता और डिस्प्यूट है, तो उसका फिर सूट फाइल करो और उसको सेल थ्रू कोर्ट सेल की जाएगी, और उनका अपना शेयर जो बनता है वो दिया जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी का पार्टीशन का एक तरीका है। तो इस तरह मैंने ये बताया कि प्रॉपर्टी 2 तरह की है, सेल्फ एक्वायर्ड और एंसेस्टर प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड का आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होल्डर है वो उसकी मर्जी है, जैसे भी उसको फॉरवर्ड करे। और एंसेस्टर प्रॉपर्टी का क्लेम ऑफ पार्टीशन बनता है। तो ये चीज़ें जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता था। तो आपको लीगल फैक्ट्स बेसिस सीखनी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसमें लोन डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट हैं और कौन कौन क्लेम कर सकते हैं। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।